हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हमने जो प्रैक्टिस सेट लिया है ये लिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। जिसने 13 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा हमारी यूपी ट्रिपल एससी पैट की क्लासेस चल रही हैं और पीजीटी सोशोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो वे हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? डी टॉक यूविल, एफ ए हाइक, आर एच टॉनी या फिर आई बर्लिन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मुझसे पहले आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यह पूछा है कि कौन यह मानता है कि जो स्वतंत्रता है और समानता वे एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ये है आर एच टॉनी। ठीक है, आर एच टॉनी ये एक अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार थे जो ये मानते हैं कि जो स्वतंत्रता और समानता है वह एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? जिलाधिकारी, राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का विधि मंत्री या फिर राज्य का राज्यपाल। तो जिला और सत्र न्यायाधीश ये किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो ये कार्य करता है राज्य का उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? लास्की है, लीकॉक है, हॉब्स है या फिर ग्राम वाल्स है? तो हमसे पूछा है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता कौन है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ग्राम वाल्स। ठीक है, कौन है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता? तो ये है ग्राम वाल्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किसने कहा है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया है और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया है? गार्नर ने कहा है, विलोबी ने कहा है, अरस्तु ने कहा है या फिर गेटेल ने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ये है आर जी गेटेल। ठीक है, आर जी गेटेल के अनुसार यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया जबकि रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता को कायम किया है। और ये जो आर जी गेटेल हैं ये एक अमेरिकन राजनीतिक चिंतन और प्रोफेसर थे। ठीक, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? विवेकानंद, टैगोर, गांधी या फिर अरविंद? तो हमारा इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के कथानुसार आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः, इसमें ऑप्शन दिए हैं, पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, राज्यों के बीच संबंध से संबंध है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, या फिर बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है? तो जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः है वह किसके लिए है? वह है शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक जो अधिकार हैं ऐसे व्यापक विषयों के लिए है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जयप्रकाश नारायण किस
अवधारणा के प्रतिपादक थे? सांस्कृतिक क्रांति, संपूर्ण क्रांति, चतुस्तंभी राज्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जयप्रकाश नारायण हैं वह किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो वह थे संपूर्ण क्रांति अवधारणा के प्रतिपादक। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व या फिर विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो इस एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। ठीक है, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग या फिर मंत्रिमंडल सचिवालय। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं वह कि कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो वैसे जो आयोग ने जो इसमें सही आंसर बताया है वह बताया है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन इसमें क्या है, जो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग है वह भारत सरकार में सहायक अभिकरण नहीं अपितु सूत्र अभिकरण का उदाहरण है। जबकि इसके अलावा जो नीति आयोग है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, ये सभी सहायक अभिकरण का उदाहरण है। ठीक है, और इसका उत्तर आयोग ने 3 माना है, परंतु केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग सूत्र ये अभिकरण है, ना कि सहायक अभिकरण है। तो आयोग ने माना है, तो इसलिए इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां किस पुस्तक से हैं? दास कैपिटल से है, ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से, स्टेट एंड रेवोल्यूशन से, या पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो अब तक के समाजों का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पंक्ति किस पुस्तक में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, स्टैंड एंड रेवोल्यूशन और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये चारों ही जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? ये हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 11। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से या फिर फ्रांस से। अगर हम न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति किस देश से मानी गई है, हुई है? तो ये हुई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित नहीं किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम कठोर संविधान की बात करते हैं तो ये क्या है? ये है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ठीक है, तो अगर हम कठोर संविधान का अगर उदाहरण की बात करें तो कठोर संविधान कहाँ का है? तो ये है अमेरिका का संविधान। जो अमेरिका का संविधान है वह कठोर संविधान का एक उदाहरण है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या फिर 1858 के एक्ट में।
तो भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट ये है 1833, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट पर इसमें इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन तथा लेसेज फेयर सिद्धांत की इसमें छाप थी। और इसके अलावा जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसी चार्टर में सर्वप्रथम क्या हुआ था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाए जाने की बात कही गई थी, ठीक है। तो वह इसी चार्टर में कही गई थी, चार्टर एक्ट 1833 में। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो ये दी है सूची 1 और सूची 2। तो इसमें जो पहला दिया है ये है FMCT। FMCT ये क्या है? तो ये है एक व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार। व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? ये है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ट्रिप्स किससे संबंधित है? ये है विश्व व्यापार से संबंधित। ट्रिप्स किससे है? विश्व व्यापार से संबंधित है। और WSF ये है वैश्विक सामाजिक आंदोलन। WSF किससे है? तो ये है वैश्विक सामाजिक आंदोलन, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर जो निकलता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन, MK गांधी चंपारण आंदोलन या सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और ये की थी वर्ष 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी। जो MA जिन्ना है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया नहीं। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? तो ये अली भाइयों ने चलाया था। एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का था मोहम्मद अली, ठीक है। इनके नेतृत्व में ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि हमसे पूछा था कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। फिर नेक्स्ट जो दिया है वह है MK गांधी। ये इन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया। तो ये चलाया था 1917 में। 1917 में, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक ये कमेटी है सुभाष चंद्र बोस की। तो ये है 1939 में। 1939, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? पहला ऑप्शन है पॉलिटिक्स, दूसरा है सिविल गवर्नमेंट, तीसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन ये कौन है? ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे, ठीक है। और उन्होंने अपने ये जो बुक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें संप्रभुता के सिद्धांत को इसमें प्रतिपादित किया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? महासभा, सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महासभा। 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्तावित पारित किया गया, जिसमें महासभा के कार्य और शक्तियों का महत्व उसमें बढ़ता गया। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वृद्धि हुई उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग या फिर चुनाव लड़ना। तो दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो वह है ऑप्शन 4, चुनाव लड़ना। ठीक है। दबाव समूहों की कार्य पद्धति क्या होती है? प्रचार प्रसार होता है, लॉबिंग होती है, वार्ताएं होती हैं और प्रदर्शन होता है। लेकिन चुनाव लड़ना ये उसका तरीका नहीं है या ये उसकी कार्य पद्धति नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। V.I. लेनिन ने, गुंडर फ्रॉन्क ने, समीर अमीन ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अल्प विकास है उसको समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार ये अफ्रीकी विद्वान हैं जिनका नाम है समीर अमीन। ठीक है, समीर अमीन ने ये प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? हॉब्स का है, रूसो का है, लॉक का है या फिर T.H. ग्रीन का है? तो ये कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसने दिया है? तो यह जो कथन दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर 3, लॉक ने। ठीक है, लॉक के अनुसार क्या है? मानव प्रकृति सहनशील, सहयोगी, शांतिपूर्ण होने से प्राकृतिक दशा शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता तथा प्रतिरक्षण की अवस्था थी। ये लॉक का कहना है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।